बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा काम है, आज हमने सेकंड एफएलटी को डिस्कस करना है। उम्मीद मैं यही करता हूँ कि आप बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। अब चूँकि टाइम ड्यूरेशन कम है और आप लोगों को ज़्यादा इस पर एफर्ट करनी चाहिए। आप बच्चों को पता है बहुत सिलेक्टिव डेज आपके पास रह गए हैं। सेकेंड एफएलटी को हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। घबराना नहीं है आपने, टेंशन नहीं लेनी, बहुत ईजी है। लाइक आप जितना मर्जी एफएलटी मुश्किल हो, लेकिन अगर आप उसको ये सोच लें कि आप कर सकते हैं, आप कर लेंगे। मैं हमेशा यही समझता हूँ कि जो बच्चा ये सोच ले कि वो कर सकता है वो कर लेता है, और जो सोचे ये मुश्किल है, ये मुझसे नहीं होगा, वो वाकई नहीं होता। फर्स्ट एमसीक्यू में वो क्या पूछ रहा है आपसे। फर्स्ट एमसीक्यू का बेटे यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट एमसीक्यू का राइट ऑप्शन इज चार्ली ऑप्शन। एक्चुअली इसमें करना क्या आपने, आप बच्चों को पता है कि ड्रैग फोर्स का फार्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी टी, ये ड्रैग फोर्स का फार्मूला। अब वो कह रहा है कि ड्रैग फोर्स की रेशियो ले वेलोसिटी पर, तो ड्रैग फोर्स की रेशियो वेलोसिटी पर किस तरह से आएगी। जब आप वेलोसिटी को नीचे ले आएंगे, ये आएगा 6 पाई ईटा आर। तो ड्रैग फोर्स की वेलोसिटी के ऊपर रेशियो ये 6 पाई ईटा आर के इक्वल होती है। दैट इज स्टोक्स लॉ। तो बहुत सिंपल एमसीक्यू था फर्स्ट एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू देखिएगा, सेकंड में वो क्या कह रहा है, या सेकंड एमसीक्यू में क्या कॉन्सेप्ट है। सेकेंड एमसीक्यू में वो कह रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफ्रैक्शन पैटर्न थ्रू अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ एक्स विच ऑफ द फॉलोइंग। आपने डिफ्रैक्शन का पैटर्न बताना है। आपको पता है डिफ्रैक्शन का जो ग्राफ होता है बेटे, वो दरमियान में से हमेशा वाइडर होता है और एजिस के ऊपर जाके वो इस तरह से होना शुरू हो जाता है, ये एजिस के ऊपर। तो डिफ्रैक्शन का ग्राफ हमेशा दरमियान में वाइडर ज़्यादा होता है। तो सेकेंड का राइट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन। थर्ड एमसीक्यू में क्या कॉन्सेप्ट है देखें। वो वेवलेंथ जो है, वो पहले उसने वेवलेंथ शो किया 589, बाद में वेवलेंथ उसने कर दी है 497। इसका मतलब वेवलेंथ अगर कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है। देखे ना, द स्पेक्ट्रम ऑफ अ स्टार लाइट इज मेजर्ड एंड विद द वेवलेंथ ऑफ वन ऑफ द लाइंस आइडेंटिफाइड एट सोडियम इज फाउंड टू बी 589 नैनोमीटर। पहले 589 नैनोमीटर है। द सेम लाइन हैज़ अ वेवलेंथ 497 व्हेन ऑब्जर्व्ड इन लेबोरेटरी। तो वेवलेंथ को वो रिड्यूस कर रहा है बेटे। इस केस में आंसर होगा मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि वेवलेंथ से अंदाजा लगाओ। पहले वेवलेंथ ज्यादा अब कम है, अगर वेवलेंथ कम हो रही होगी, वेवलेंथ ज्यादा हो रही होगी तो वो आपकी तरफ आएगा। वेवलेंथ कम हो रही है, इसका मतलब वो आपसे अवे जा रहा है। तो राइट ऑप्शन है बेटे थर्ड एमसीक्यू का राइट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं करते, आपने सिंपली ये देखना होता है कि वेवलेंथ पे कितना इफेक्ट हो रहा है, उसके कोरेस्पॉन्डिंगली आप सॉल्व कर लें। फोर्थ एमसीक्यू देखें, व्हाट इज द पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इफ रेशियो ऑफ मास टू स्प्रिंग कांस्टेंट इज 1/4। 4 एमसीक्यू का फोर्थ का राइट ऑप्शन क्या है बेटे, फोर्थ का राइट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन। देखिए मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k। इसका मतलब ये है कि उसने मास टू स्प्रिंग कांस्टेंट इज 1/4 लिखा हुआ है। तो मास टू स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 है, तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 1/4। सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1/2। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आपके पास पाई सेकेंड आ जाएगा। फिफ्थ एमसीक्यू देखें, फिफ्थ एमसीक्यू में उसने ग्राफ बना के दिया हुआ है। वो कहता है बताएं कहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो फिफ्थ का राइट ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन। क्यों डेल्टा ऑप्शन राइट है वो देख लें। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट, मेन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होता है, जिसको आप एक्स नॉट कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज करें तो देखो डेल्टा ऑप्शन, मुझे पता है मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, यानी कि जीरो पे जीरो होगा, फिर t/2 पे जीरो होगा, उसके बाद फिर एंड पे जाके वो t पे जीरो हो जाएगा। तो फिफ्थ का राइट ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन। 6 देखें, 6 में वो कह रहा है कि पहले 6 का सुन लें, 6 का राइट ऑप्शन क्या है। 6 का राइट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन। बेटे पेंडुलम के ऊपर अगर एक टॉर्क लग रहा है, देखिएगा जरा, ये पेंडुलम है, एक होता है ये वाला एंगल थीटा, इसको आप θ1 कह लें, एक ये वाला एंगल होता है जिसको आप बोलते हैं θ2। अगर आप θ1 के मुताबिक या θ2 के मुताबिक डिस्कस करें, जो θ1 है ये वाला θ1 एंगल,
इसके मुताबिक टॉर्क का फार्मूला हमेशा आपके पास होगा आर एफ साइन थीटा, क्योंकि आप वाई एक्सिस का एंगल ले रहे हैं। जब आप एंगल अगर ये वाला लेते, सपोज अगर ये वाला एंगल लेते, ये वाला एंगल 90 से कम हो रहा है, 90 के मुताबिक चेंज हो रहा है ये एंगल। अगर इस एंगल के मुताबिक आप टॉर्क देखते तो इस एंगल के मुताबिक टॉर्क की इक्वेशन आर एफ कोस थीटा होती, इसको मैं थीटा 2 कह रहा हूं। तो ये याद रखें, अगर वाई एक्सिस का एंगल लेंगे तो साइन थीटा, अगर आप एक्स एक्सिस का एंगल लेंगे तो उस केस में टॉर्क जो है वो आर एफ कॉस थीटा के इक्वल आएगा। एमसीक्यू नंबर 7 एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 7 का राइट ऑप्शन है बेटे आपके पास बीटा ऑप्शन। आपने क्या करना है, देखिए R2 और R3 आपको पता है पैरेलल में लगी हुई हैं। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी हैं तो आप ये यूज करेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। चूंकि दोनों पैरेलल में लगी, अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। इसका आप एलसीएम ले लो, दैट इज R2 R3। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं इधर आ जाएगा R3 और इधर होगा आपके पास R2। आप R इक्विवेलेंट को ऊपर ले जाएं तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास आएगी R2 R3 ओवर R2 प्लस R3। पहला काम तो आपने ये किया कि दो पैरेलल में लगी थी, उसको सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। उसके बाद देखो जो R1 है वो सीरीज में लगी हुई है इनके साथ। अब क्या करोगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 R3 ओवर R2 प्लस R3। मैंने पहले इन दोनों को पैरेलल में लिया, R2 और R3 को, फिर R1 के साथ ये सीरीज में थी तो मैंने इस तरह से लिखा। अब आपने सिंपली क्या करना है, इसका आप एलसीएम ले लें, वो आपके पास आंसर होगा। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं, देखिएगा जरा, इसका R2 R3 एलसीएम आ जाएगा, ये आएगा मेरे पास R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अगर मैं एलसीएम लेता हूं R2 R3 तो ये आपके पास आ जाएगा R1 और साथ में होगा R2 प्लस R3 प्लस R2 R3। तो ये फाइनल आंसर आ गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 डिवाइडेड बाय R2 R3। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं बेटे। ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सोलेनॉइड कॉइल इज डबल बट करंट सेम। बेटे अगर नंबर ऑफ टर्न्स डबल करोगे तो ऑब्वियसली लेंथ भी डबल हो जाएगी। कॉमन सेंस की बात है। इस तरह के एमसीक्यू को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, देखिएगा जरा। इस एमसीक्यू में क्या कॉन्सेप्ट है या इसमें आपने क्या काम करना है। ये एमसीक्यू नंबर 8 है। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है सिंपली B इज इक्वल टू म्यू नॉट N ओवर L I। बेटे कॉमन सेंस की बात है, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करते हैं तो लेंथ भी तो डबल हो जाएगी ना। अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए तो उसकी लेंथ भी बढ़ गई, नंबर ऑफ टर्न्स कम किए तो लेंथ भी कम हो गई। तो नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर रहे हो, लेंथ भी डबल हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में बेटे सेम रहेगी, इसके ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं होगा। एमसीक्यू नंबर 9 देखें। एमसीक्यू नंबर 9 में उसने एक डायग्राम नॉर्थ और साउथ पोल बना के दी हुई है बेटे। ये मैंने लेक्चर्स में भी करवाया था एमसीक्यू। इस पर राइट हैंड रूल लगाएं इसका आंसर, या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दें, दोनों से आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आता है चार्ली ऑप्शन इनवर्ट। तो 9 का राइट ऑप्शन इज चार्ली इनवर्ट। 10 एमसीक्यू देखें। द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ द डिके ऑफ पेरेंट एटम टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर प्रेजेंट एट दैट टाइम इज इक्वल टू डिके कांस्टेंट ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आपको पता है ये डिके कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो 10 एमसीक्यू बुक की लाइन समझ लें तो बहुत ही सिंपल था, इसमें तो कोई ऐसा सच कोई मुश्किल बात नहीं है। 10 का राइट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन। उसके बाद बेटा 11 एमसीक्यू देखें। 11 में वो कहता है इन विच केस द वर्क डन इज मोर। किस केस में वर्क डन ज्यादा होगा। बेटे बच्चे समझते शायद दोनों में सेम होगा, नथिंग। आपने क्या करना है, जो 12 एमसीक्यू है, 11 एमसीक्यू है, आपको पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ का जब आप एरिया लेते हैं तो वर्क डन आता है। एरिया अंडर पीवी कर्व गिव यू वर्क डन। इसका मतलब जो पीवी कर्व का आप एरिया लेंगे वो वर्क डन होगा। बेटे एक तरफ ट्राइंगल है एक तरफ रेक्टेंगल है, तो कॉमन सी बात है जो रेक्टेंगल का आप एरिया लेंगे ये होता है लेंथ इनटू विड्थ। अगर आप ट्राइंगल की बात करते हैं बेटे, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ लेंथ इनटू विड्थ। तो जारी सी बात है ट्राइंगल का जो, जब आप ट्राइंगल को डिस्कस कर रहे हैं, ट्राइंगल का एरिया कम है, रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा है, तो आप सिंपली इस केस में देख सकते हैं, बेशक इस तरह से बना लें आप इस केस में देख सकते हैं
इन दोनों केसेस में रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा है, ट्राइंगल का कम है। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है। अगर वो कहता है ना इंटरनल एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो इंटरनल एनर्जी क्लोज पाथ में 0 होती है, फिर आंसर आता सेम। लेकिन वो इंटरनल एनर्जी नहीं पूछ रहा, वो आपसे पूछ रहा है वॉक किसका ज़्यादा है। तो जिसका एरिया ज़्यादा है उसका वॉक भी ज़्यादा है, जिसका एरिया कम है उसका वॉक भी कम है। तो 11 MCQ का राइट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन। तो 11 का राइट इज अल्फा ऑप्शन। तो बेटा नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 12। व्हाट इज द एंगल बिटवीन C क्रॉस D एंड C प्लस D? कि C क्रॉस D और C प्लस D में कितना एंगल होगा। ये एक ऐसा MCQ है जो ज़्यादातर बच्चों को पता होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। C क्रॉस D और C प्लस D में देखिएगा ज़रा MCQ नंबर 12, पहले इसका आंसर सुन लें। इसका राइट ऑप्शन है बेटी डेल्टा ऑप्शन 90 डिग्री। देखिए C क्रॉस D का मतलब यह है कि जब आप कोई एक वेक्टर ले लें C, ये आपके पास D, ये आपके पास C है, सपोज ये वेक्टर आपके पास D। जब आप C से D की तरफ जाते हैं तो डायरेक्शन अपवर्ड आती है, जैसे 90 डिग्री पे। 90 डिग्री का मतलब अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो C क्रॉस D का मतलब देखिए C क्रॉस D का फार्मूला आपके पास ये होता है जिसको आप कहते हैं CD साइन थीटा। तो C क्रॉस D का एक्चुअली मतलब ये होता है कि इसकी जो डायरेक्शन है जब आप निकालेंगे ये अपवर्ड आएगी, 90 डिग्री पे आएगी। तो C प्लस D की डायरेक्शन भी अपवर्ड, C क्रॉस D की डायरेक्शन भी अपवर्ड। तो क्वेश्चन की को जरा समझिएगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन C क्रॉस D एंड C प्लस D? तो बेटे C क्रॉस D और C प्लस D में एंगल 90 डिग्री होता है। जब आप C क्रॉस D की वैल्यू निकालते हैं तो उसका एंगल आप जो उसकी डायरेक्शन है वो अपवर्ड आती है। जब आप C प्लस D निकालने जाते हैं, C प्लस D का फार्मूला होता है आपके पास मतलब अगर मैं इसको C की फॉर्म में लिखूं तो आप इस तरह से लिखते हैं, ये फार्मूला होता है आपके पास C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2CD कॉस थीटा। आपके पास C प्लस D आता कब है? देखिए जब मैं थीटा की जगह 0 डिग्री लगाऊंगा तो C प्लस D आएगा मेरे पास स्क्वायर रूट C प्लस D होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस 0 पे वैल्यू 1 होती है, तो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2CD, तो C प्लस D होल स्क्वायर। तो देखो ये एंगल 0 डिग्री है, ये एंगल आपके पास 90 डिग्री है। तो जब आपसे C प्लस D और C क्रॉस D का पूछा जाता है तो बेटे इनमें एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री इनका कॉन्सेप्ट। उसके बाद है फॉर 1.406 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो बेटे 1.406 में जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो 4 हैं। ये तो बहुत ही सिंपल था कि आपको पता है सारे के सारे जो नॉन जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, और लेफ्ट साइड पे तो जीरो नहीं लिखा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है बेटे आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन है बेटे अल्फा ऑप्शन, क्योंकि 1.406 इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें बेटे। MCQ नंबर 14 देखें, वो कहता है 45 डिग्री पे काइनेटिक एनर्जी जो है, a projectile is thrown at an angle of 45 degree with the vertical. If K be the kinetic energy with which the projectile was thrown, then the kinetic energy at the top. टॉप पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बेटे? ये मैंने शॉर्टकट लिखवाया हुआ है। 14 का राइट ऑप्शन इज चार्ली। टॉप का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी एट हाइट एज इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप थीटा की जगह 45 डिग्री रखेंगे तो 45 डिग्री के केस में काइनेटिक एनर्जी एट हाइट एज इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डॉट कॉस स्क्वायर 45। इसका मतलब ये आएगा काइनेटिक एनर्जी एट हाइट एज इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू कॉस 45 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी एट हाइट एज इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। 14 का राइट ऑप्शन इज चार्ली ऑप्शन। 15 देखें, 2 लेंसेज हैं, वो कहते हैं इफेक्टिव पावर बताएं। 2 थिन लेंसेज, आपको वो बता रहा है 2 थिन लेंसेज हैं, अब आपने उसकी पावर बतानी है। तो MCQ नंबर 15 का राइट ऑप्शन इज, देखिएगा जरा, MCQ नंबर 15 का राइट ऑप्शन है बेटा बीटा ऑप्शन। आपने इनकी पावर बतानी है, तो पावर का फॉर्मूला होता है 1 ओवर P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर P1 प्लस 1 ओवर P2। ये कन्वेक्स लेंसेज का मैंने आपको केसेस बताए हुए हैं कि अगर 2 कन्वेक्स लेंसेज हैं तो क्या फार्मूला होगा, 2 कनकेव हैं तब क्या फार्मूला होगा, 1 कन्वेक्स 1 कनकेव है तब। मैंने 3 तरह के फार्मूलाज आपको लिखवाए हुए हैं लेक्चर में। अब देखो जस्ट आप इसकी वैल्यूज लगा दो। 1 ओवर P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, पहली आपके पास वैल्यू है 20
और दूसरी आपके पास वैल्यू है 25, तो 1/20 प्लस 1/25। जब आप इसका सॉल्व करते हैं और आप इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आपके पास आएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 25। देखिएगा इसका एलसीएम ये आएगा 1/p इक्वलेंट इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 25। इधर आ जाएगा 25 और इधर आ जाएगा 20। पी इक्वलेंट को ऊपर ले जाएं तो पी इक्वलेंट इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 45। ये 25 ऊपर डिवाइडेड बाई 45, क्योंकि मैं पी इक्वलेंट को ऊपर ले गया, इसको भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा, फ्रैक्शन को आप ऊपर ले गए। अब देखो सॉल्व कर लो, 5 5s आर 25, 5 9s आर 45, तो पी इक्वलेंट इज इक्वल टू 20 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 9, इसका आंसर बनता है अप्रोक्सीमेटली 10। तो क्लोजेस्ट 10 या 11 जो क्लोजेस्ट आंसर है बेटे हमेशा वो सही आंसर होता है, तो राइट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन। 15 का राइट ऑप्शन है बेटे बीटा ऑप्शन। 16 देखें, द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ कॉपर वायर ऑफ रेडियस आर इन वाई, द यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर वायर ऑफ रेडियस 2r। बेटे आप रेडियस को जितना मर्जी चेंज कर लें, अगर वायर सेम है तो यंग्स मॉडुलस भी क्या है, सेम। यंग्स मॉडुलस कभी भी चेंज नहीं होता, मटेरियल सेम होने का मतलब यंग्स मॉडुलस सेम। तो ये जो एमसीक्यू नंबर 16 है इसका राइट ऑप्शन है बेटे आपके पास अल्फा ऑप्शन, क्योंकि मटेरियल सेम है। अगर मटेरियल सेम होगा तो यंग्स मॉडुलस हमेशा सेम रहेगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। 17 एमसीक्यू बार बार डिस्कस कर चुके हैं बेटे, काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी में कोई रिलेशन नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी हमेशा इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट होती है। तो 17 का राइट ऑप्शन इज चार्ली। इसमें आपको पता है कि अगर आप करंट को इंक्रीज करते हैं, करंट को इंक्रीज करने से हमेशा इंटेंसिटी और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, करंट इंक्रीज होगा। अगर आप काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं वो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, बट करंट या इंटेंसिटी रिमेन सेम। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। इंटेंसिटी के बढ़ाने से करंट बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल बढ़ाते हो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, लेकिन करंट या इंटेंसिटी क्या रहते हैं, सेम। उस पर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं होता। एमसीक्यू नंबर 18 में 3 रेजिस्टेंस उसने आपको दी हुई है। आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 की 3 रेजिस्टेंसेस जो हैं बेटे ये सीरीज में लगे हुए हैं। तो एमसीक्यू नंबर 18 जो है, 18 का राइट ऑप्शन बेटे आपके पास होगा दैट इज अल्फा ऑप्शन। अगर ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में हैं तो आर इक्वलेंट इज इक्वल टू आर प्लस आर प्लस आर, तो ये आपके पास इक्वल आएगा 3r। 3r इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, अ मैन इज इन एलिवेटर असेंडिंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ये बड़ा मेन पॉइंट है। वो कहता है एक एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से, मतलब एक लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। तो 19 का राइट ऑप्शन जो है बेटे आपके पास अल्फा ऑप्शन होगा। इसमें आपने करना क्या है, देखिए असेंडिंग के केस में फार्मूला होता है T माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए। ये होता है T इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस के आगे प्लस हो जाता है W प्लस एम ए, जनरल रिलेशन ये होता है। लेकिन वो कह रहा है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब A जो है ये -a के इक्वल है, एक्सेलरेशन डिक्रीज आ रहा है। तो जी आप करेंगे T इज इक्वल टू डब्ल्यू की जगह पे आप लिख दो mg, A की जगह माइनस है तो माइनस एम ए, तो T इज इक्वल टू अगर आप m कॉमन लेंगे अंदर आ जाएगा G माइनस ए। इसका मतलब इस केस में जो टेंशन है, जो अपेरेंट वेट है वो डिक्रीज हो रहा होगा। तो राइट ऑप्शन है बेटे इसका जो एमसीक्यू नंबर 19 है, इसका राइट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन, डिक्रीज्ड। एमसीक्यू नंबर 20 देखें, 20 में वो कह रहे हैं मिनिमम वेवलेंथ निकालें। मिनिमम वेवलेंथ का मैंने आपको शॉर्टकट फार्मूला लिखवाया हुआ है कि मिनिमम वेवलेंथ आप किस तरह से निकाल सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 20 का बेटे राइट ऑप्शन है आपके पास बीटा ऑप्शन। मिनिमम वेवलेंथ निकालने का मैंने आपको शॉर्टकट फार्मूला लिखवाया था कि 12400 इंटू 10⁻⁻10 ओवर v। ये शॉर्टकट फार्मूला है। जब भी वो आपको कहे कि मिनिमम वेवलेंथ निकाले, आपको ये फार्मूला पता हो, इसमें आपने वैल्यूज लगानी है और आंसर आ जाएगा। तो वोल्टेज उसने आपको दिया हुआ है, वोल्टेज की वैल्यू है 10 किलो वोल्ट। तो आप क्या करोगे, ये वैल्यू एज इट इज लगाओ 12400 इंटू 10⁻⁻10। 10 किलो वोल्ट का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, ऐसे लिख लो आप। तो जब आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हो तो देखो एक जीरो जो है ये इससे कैंसिल हो गया, ये 10⁻3 आपके पास ये आ जाएगा 1240 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 10⁻3 का मतलब 1000।
तो 1240 को जब आप 1000 पे डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 1.24 और 10⁻⁻10 एज इट इज है। ये इसका राइट आंसर होगा बेटे। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। 21 देखें, 21 में वो कह रहा है कि 2 बीटा पार्टिकल इमिट हुए हैं। 21 में आपने क्या करना है देखिएगा जरा ध्यान से। 21 का क्या केस है? एमसीक्यू नंबर 21 में 21 का राइट ऑप्शन है बेटे आपके पास चार्ली ऑप्शन। करना आपने क्या है, वो उसने आपको एक वैल्यू दी हुई है, वो कह रहा है ये 100 है और ये 42 है, ये 40 है वैल्यू। इसके 2 बीटा डिकेज आपने करवानी, 2 बीटा डिकेज। बेटा आपको पता है एक बीटा डिके होती है तो नीचे +1 करते हैं, जब 2 बीटा डिकेज होंगी तो नीचे आप +2 करेंगे, क्योंकि बीटा डिके की वजह से एटॉमिक मास पे इफेक्ट नहीं होता, हमेशा इफेक्ट एटॉमिक नंबर पे होता है। जब आप इसकी 2 बीटा डिकेज करवाएंगे तो एटॉमिक मास एज इट इज, एटॉमिक नंबर में 2 ऐड कर दोगे 42 हो जाएगा। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। तो राइट आंसर है बेटे इसका चार्ली ऑप्शन। 22 देखो, 22 का राइट ऑप्शन इज चार्ली। अब 22 में वो क्या कह रहा है या 22 में क्या कॉन्सेप्ट है या आपने क्या करना है देखिएगा जरा। 22 का राइट ऑप्शन इज चार्ली ऑप्शन। बेटे आपको पता है फोर्सेस या रिजल्टेंट का फार्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये फोर्सेस का जब आप ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट का ये फार्मूला होता है। अगर तो आप यहाँ पे एंगल थीटा की जगह 0 लगाएंगे तो आपको पता है रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा, ये बन जाएगा a + b²। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिजल्टेंट इक्वल आ जाएगा a + b के। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है बेटे अगर एंगल कितना हो 30 डिग्री, अगर एंगल कितना हो 0 डिग्री। तो मैंने 3 केसेस बताए थे, 0 डिग्री पे रिजल्टेंट मैक्सिमम, 180 डिग्री पे रिजल्टेंट मिनिमम, और अगर 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट आएगा a² + b²। नेक्स्ट देखें एमसीक्यू नंबर 23। 23 में वो क्या कह रहा है या 23 में क्या कॉन्सेप्ट है? 23 का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सेम ये बताया है, उससे आपको ये डायग्राम बना के इस तरह से दी हुई है, ये R है, ये F है, और यहां पे वो एंगल बना के देगा थीटा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि टॉर्क के केस में RF sin थीटा भी आ सकता है और RF cos थीटा भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा आप ले रहे हैं। अब देखो हमें पता है टॉर्क में R और F के दरमियान में एंगल आना चाहिए, R और F के दरमियान में एंगल नहीं है। अगर R और F के दरमियान में एंगल होगे तो यहां से यहां तक आएगा, ये एंगल बनेगा R और F के दरमियान, यहां से लेके यहां तक। ये R और F के दरमियान अभी उसने एंगल नहीं दिया हुआ, इसका मतलब टॉर्क की ये आपके पास इक्वेशन होगी RF cos थीटा। पहला काम तो ये करें कि जज करें टॉर्क की इक्वेशन कौन सी लगनी है, दैट इज RF cos थीटा। अब देखो इस केस में अगर आप टॉर्क को इंक्रीज करना चाहते हैं तो R को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, F को भी इंक्रीज करना पड़ेगा और थीटा को डिक्रीज करना पड़ेगा। कैसे पता चलता है? इस तरह से कि देखो cos 0 पे वैल्यू होती है 1, cos 180 पे जाते हो तो वैल्यू हो जाती है -1। बेटे cos के केस में जितना एंगल बढ़ाते जाते हो वैल्यू कम होती जाती है, जितना एंगल कम रखते हो तो वैल्यू ज्यादा होती है। तो राइट ऑप्शन होगा बेटे इसका चार्ली ऑप्शन। 23 का राइट ऑप्शन इज चार्ली ऑप्शन, मैंने लिख दिया बोर्ड पे, ये 23 इसका राइट ऑप्शन इज चार्ली ऑप्शन। 24 देखें, 24 एक बहुत अच्छा एमसीक्यू है। 24 में वो कह रहा है कि आपको उसने ग्राफ दिया हुआ है और आपने मोमेंटम का चेंज निकालना है, मतलब इंपल्स निकालना है। बेटे आपको पता है कि पहले तो इसका आंसर सुन लें, 24 का राइट ऑप्शन है बेटे आपके पास चार्ली। आप हमेशा कहते हो एरिया अंडर FT ग्राफ, ये आपको प्रोवाइड करता है इंपल्स। इंपल्स कह लें, चेंज इन मोमेंटम कह लें, एक ही बात है। अब देखो यहां पे 2 डायग्राम्स, पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि आपने इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालोगे? देखो एक रेक्टेंगल बन रही है और एक ट्रेपीजियम बन रही है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है सिंपली बेस इंटू हाइट 2 × 2, क्योंकि छोटी सी रेक्टेंगल, बेस भी 2 है हाइट भी 2 है। और उसके बाद ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस। देखो 6 में से 2 माइनस करोगे तो बेस आ जाएगी 4 इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स। आपको मैंने बताया वह ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स। बेटे एक साइड 2 है और एक साइड 6 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 6, तो 4 प्लस ये 2 2 = 4, 2 × 8, तो 4 + 16, ये आपके पास कितना हो जाएगा 20। ये राइट आंसर है।
अगला देखें, अ ट्यूनिंग फोक व्हेन साउंडेड टुगेदर विद अ ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 इमिट 2 बीट्स ऑन लोडिंग। बेटे अगर वो 2 बीट्स कर रहा है, आपने उसको कोई वैक्स लगाई है, जैसे यूजुअली आप ट्यूनिंग फोक के ऊपर आप कोई वैक्स वगैरह लगाते हैं ना, तो बेटे उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। उसके नंबर ऑफ बीट्स 2 हैं, तो 256 में से 2 को आप माइनस कर दें, 254 आंसर आ जाए। तो 25 में जो राइट ऑप्शन है बेटे 25 का राइट ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन। इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ बीट्स इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ट्यूनिंग फोक। तो जस्ट आपने ये फॉर्मूला लगाना है, तो 256 में से आप 2 को माइनस कर दें, ये 254 आ जाएगा, दैट इज राइट ऑप्शन। अगला देखें 26 MCQ, वर्क डन इन अ फिगर इज। बेटे प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ दिया हुआ है, आप बच्चों को पता है कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ होता है, उसका आप एरिया निकालते हैं तो वर्क डन आता है। तो 26 में आप कहेंगे कि एरिया अंडर पीवी ग्राफ, जो भी पीवी ग्राफ का एरिया है ये इक्वल आता है वर्क डन के। इसका मतलब आप इसका एरिया निकाल लें, ये रेक्टेंगल बन रही है, तो बेस इंटू हाइट, बेस की वैल्यू आपके पास है 1 और हाइट है 10⁵, तो आंसर आ जाएगा 10⁵ जूल, ये राइट ऑप्शन। तो 26 बहुत सिंपल एमसीक्यू था। बेटे 3 तरह के ग्राफ है जिनके आप एरियाज लेंगे तो हमेशा वर्क आएगा। अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ का एरिया लेते हैं तब भी वर्क डन आता है। अगर आप कभी भी फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का एरिया लेते हैं तब भी वर्क डन आता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया निकालते हैं तब भी वर्क डन आता है। ये 3 ऐसे ग्राफ है जिनका आप जब भी एरिया लेंगे आपके पास वर्क डन आएगा। 27 देखिए, फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस इन एयर इज। 27 का बेटे राइट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन। आपको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ε0 इनटू टोटल चार्ज। तो ε0 ऊपर आके ε0 पावर -1 हो जाएगा, तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e पावर -1, ऐसे आप कह सकते हैं। उसके बाद देखें, अ कॉपर रिंग इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड इन अ वर्टिकल प्लेन। बेटे कॉपर रिंग को उसने सस्पेंड किया हुआ है, ये मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, ये वाला एमसीक्यू अपने लेक्चर नोट्स में भी आपको ये करवाया हुआ है। देखिएगा जरा वो इसमें कर क्या रहा है या इसमें आप क्या मेन चीज है। 28 में वो कह रहा है कि आपके पास ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, और यहाँ पे आपने इसको इस तरह सस्पेंड किया हुआ है, और ये आपके पास एक रिंग है, कॉपर रिंग। बेटे कॉमन सी बात है, जब आप कॉपर रिंग के पास इस मैग्नेट को लेके आएंगे तो कॉपर यहाँ पे नॉर्थ पोल बना लेगा। लेंसेज लॉ के मुताबिक जो चीज़ जिससे प्रोड्यूस होती है वो उसको हमेशा अपोज करती है। तो जब आप इसको मैग्नेट को इसके पास लेके आएंगे, यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा। नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन की वजह से ये पीछे की तरफ इसको झटका लगेगा, रिपल्शन की वजह से ये मैग्नेट पीछे की तरफ मूव करेगा। तो दोबारा सुन लें कि यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट होगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, और यहाँ पे ये रिपल्शन की वजह से अवे मूव करेगा। तो राइट ऑप्शन इज, बेटे इस केस में जो राइट ऑप्शन है दैट इज बीटा ऑप्शन। तो इसका बीटा ऑप्शन सही होगा। 29 एमसीक्यू देखिएगा। 29 एमसीक्यू में क्या आपने काम करना है, आपने जस्ट ये फॉर्मूला लगाना है, I इज इक्वल टू V माइनस C/R। ये फॉर्मूला है 29 का। अब देखिए उसने आपको सारी वैल्यूज दी हुई है। I की वैल्यू है 5, V की वैल्यू आपके पास 220, EMF आपने निकालनी, इसको आप X कह लें, रेजिस्टेंस आपके पास 4। तो 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 20 इज इक्वल टू 220 माइनस एक्स। इस x को आप इधर ले आए तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 200, ये इसका राइट ऑप्शन। तो एमसीक्यू नंबर 29 का राइट ऑप्शन इज चार्ली ऑप्शन। बेटा लास्ट एमसीक्यू नंबर 30 देखिएगा पहले। एमसीक्यू नंबर 30 में वो क्या कह रहा है, ये 30 में क्या कॉन्सेप्ट है देखिएगा आप लोग। ये सेकेंड लास्ट एक्चुअली एमसीक्यू है। 30 में देखें, 30 में वो क्या कह रहा है आपको, उसने आपको एक ग्राफ बना के दिया हुआ है जो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है। यहाँ पे बेटे स्ट्रेस और ये आपके पास है बच्चों स्ट्रेन। ये आपके पास ए कर्व, ये आपके पास बी कर्व। बेटा बी का जो एंगल है डैट इज 30 डिग्री और जो ए का एंगल है बेटे वो 60 डिग्री है। अब आपको वो कहता है बताएं कौन सी स्टेटमेंट सही है, या यंग्स मॉडुलस की क्या वैल्यू होगी, इस तरह से वो आपसे पूछ रहा है।
बेटे पहले तो आप अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट रखें कि अगर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ हो, जब भी आप स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ की स्लोप लेते हैं तो आपके पास यंग्स मॉडुलस आता है। स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ विल गिव यू यंग्स मॉडुलस। आपने क्या करना है, देखिए ये स्ट्रेस का ग्राफ है, ये आपके पास स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है। आप क्या करोगे, यहां पे पहले ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखो कि स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये आपको प्रोवाइड करेगी यंग्स मॉडुलस। अब देखो आपके पास कोई स्लोप की तो वैल्यूज नहीं है, आपको एंगल दिया हुआ है। मैंने आपको हमेशा कहा है ये कुछ वर्ड है, आप जैसे ग्रेडियंट का वर्ड यूज कर लो, आप डेरिवेटिव का वर्ड यूज कर लो, ठीक है, आप टेंजेंट थीटा का वर्ड यूज कर लो, आप राइज ओवर रन का वर्ड यूज कर लो। ये सारे के सारे जो वर्ड है बेटे इनका मतलब सेम है। तो अगर मैं इस ग्राफ की स्लोप लेता हूं तो देखिएगा मैं किस तरह से इस ग्राफ की स्लोप लूंगा। ये स्लोप मेरे पास आएगी टेंजेंट 60 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 30 इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ ए ओवर यंग्स मॉडुलस ऑफ बी। तो जस्ट आपने स्लोप ली तो देखो ये आपके पास होगा यंग्स मॉडुलस ऑफ ए ओवर यंग्स मॉडुलस ऑफ बी। टेंजेंट 60 होता है 1/√3, टेंजेंट 30 होता है √3। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास इस तरह से आंसर आएगा। देखिएगा जरा आप लोग, ये आपके पास आएगा YA ओवर YB इज इक्वल टू 1/√3 का स्क्वायर। अब आप देखें कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा YA ओवर YB इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब यहां से आपको ये आइडिया हो गया, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है बेटे, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास सिंपली आ जाएगा। आप अगर आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं जिस तरह से उसने बुक में लिखा हुआ है, आंसर में लिखा हुआ है, तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास होगा YA इज इक्वल टू 3YB। दैट इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, लास्ट एमसीक्यू में एमसीक्यू नंबर 31 में वो कह रहा है y इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर में वो कहता है कि t का यूनिट y मीटर में है, t सेकंड में है, b का यूनिट बताएं। तो देखिएगा जरा इस तरह के एमसीक्यू को आप कैसे सॉल्व करते हैं, या इस तरह के एमसीक्यू उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। लास्ट एमसीक्यू देखिएगा, एमसीक्यू नंबर 31 वो कहता है y इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। y मीटर में है, कहता है y इज इन मीटर, y इज इन मीटर, और t जो है वो सेकंड में है। आपने b का यूनिट निकालना है, b का। बेटे जब भी ऐसा आपको डाटा गिवन हो, ये आपको सारी वैल्यूज गिवन है, आपको y वो कह रहा है मीटर में है, t जो है वो सेकंड में है, b का यूनिट निकालें। बेटे तरीका ये होता है y को आप इंडिविजुअली सबके इक्वल कंपेयर करें। पहले y को a के इक्वल करें, फिर y को b के इक्वल करें, फिर y को आप c के इक्वल करें। मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं तो देखो मैं इस तरह से करूंगा, y इज इक्वल टू बी टी। अब देखो y का यूनिट आपके पास मीटर है, b एज इट इज आ जाएगा, टाइम का यूनिट बेटे आपके पास सेकंड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से b का आपके पास यूनिट आ जाएगा बेटे मीटर पर सेकंड। दैट इज राइट ऑप्शन। तो इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, आपने कभी भी डायरेक्ट आप तो निकाल ही नहीं सकते उसका यूनिट, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आपने हमेशा ये करना होता है कि आप इंडिविजुअली उसको सबके साथ इक्वेट करते हैं। पहले जिस तरह अगर वो एक मुझे c का यूनिट कहता तो मैं लिखता y इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर, उसने b का कहा, मैंने लिखा y इज इक्वल टू बी टी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में आता है और वो आपको कहता है कि आप इसका यूनिट निकालें, तो इंडिविजुअली आपने सबके साथ इक्वेट करना होता है, इक्वेट करके आप यूनिट निकालते हैं। ये तरीका याद रखिएगा हमेशा, इसको कंपैरिजन मेथड कह लें या यूनिट निकालने का एक मेथड कह लें। तो इस तरह के अक्सर पेपर में जो है वो एमसीक्यू आ जाते हैं, मतलब मैक्सिमम ऐसा होता है कि पेपर में इस तरह के जो एमसीक्यूज हैं वो आ जाते हैं। तो कभी भी आपने इस तरह के एमसीक्यू में यूनिट निकालना है तो हमेशा आपने कंपैरिजन मेथड यूज करना है। इसको इसके इक्वल कर दो, इसको y को बीटी के इक्वल, y को ही सी स्क्वायर के इक्वल, यहां से आप आसानी से वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेटा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो मैंने आपको सॉल्व करवाए। इसी तरह के पेपर में एमसीक्यू आ जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको एक एक एमसीक्यू क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इस तरह का जो एमसीक्यू है ना स्ट्रेस और स्ट्रेन का, ऐसे आपको वेलोसिटी का भी आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट का भी आ सकता है। इस फॉर्मेट पे कई तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है ना वो आपके माइंड में बैठे हों। तो ये सेकंड एफएलटी था
फुल लेंथ टेस्ट, इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आपके कितने एमसीक्यू इसमें सही हो रहे हैं और कितने आपके गलत हो रहे हैं। तो कुछ वैल्यूज आपने याद रखनी है, जैसे टेंजेंट 30 की वैल्यू, टेंजेंट 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू, साइन 30 की, अक्सर ये आपस में शफल हो जाती हैं, पता नहीं चलता इसका, तो ये वैल्यूज आपने याद रखनी होती हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि मतलब मैथमेटिक्स के तो वैसे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें याद होती हैं। और मैं अगेन आपको ये कह रहा हूँ कि पास पेपर्स लाजमी सॉल्व करें, ये मेरा मैसेज मैं बार बार आपको ये कन्वे कर रहा हूँ। पास पेपर जब तक आप सॉल्व नहीं करते बेटे, तब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होते। पास पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपको आइडिया मिलता रहता है। ये हमारे जो मैंने अभी आपसे एफएलटी डिस्कस किया, इसमें मैक्सिमम पास पेपर के एमसीक्यूज है। और जो एक एफएलपी रह गया, जो एफएलपी 3 है, जिसको आप एफएलटी कह लेंगे, एफएलपी कह लेंगे की बात है, फुल लेंथ पेपर या फुल लेंथ टेस्ट कह लें, जो थर्ड एफएलपी है उसमें भी मैक्सिमम ई कैट के पास पेपर्स के एमसीक्यू हैं। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आप सब उसको भी सॉल्व करेंगे और इसको अच्छी तरह से सारे एमसीक्यूज को आप देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अल्लाह हाफिज़।